अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में खुशामदीद। मैं हूं मोहम्मद जुनैद। हामिद मीर साहब की तातीलात के दौरान इस प्रोग्राम की मेज़बानी मैं कर रहा हूं। वफाकी दारुल हुकूमत एक बार फिर सरगर्मियों का मरकज़ बना हुआ है। सियासी गहमा गहमी जारी है, लेकिन इस जारी गहमा गहमी में एक लम्हे के लिए ये उम्मीद ज़रूर पैदा हुई है कि मुज़ाकरात पाकिस्तान में सियासी जमातों और हुकूमत के दरमियान हो सकते हैं। तहरीक इंसाफ की जारहाना पॉलिसी या हुकूमत की जानिब से उनको तंज किए जाने के बावजूद मुज़ाकरात के लिए कोशिशें जारी हैं। चूँकि इसमें स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक साहब की जानिब से पहले भी कोशिश की गई और उनकी जानिब से एक बड़ा बयान दिया गया है कि मुज़ाकरात की सहूलतकारी के लिए उनका दफ्तर और घर हाजिर है। जो कुछ भी इस सिलसिले में उनकी तरफ से हो सका वो करने के लिए तैयार है। लेकिन फिर एक तरफ ये तलवार लटक रही है कि तहरीक इंसाफ के बानी की जानिब से सिविल नाफरमानी की तहरीक की कॉल दी जा चुकी थी और उसमें अलीमा खान साहिबा ने फरमाया कि अभी उसको मौखर कर दिया गया है अगर ये दो मुतालबात तस्लीम हो जाते हैं तहरीक इंसाफ के, जुडिशल कमीशन और फिर असीराल की रिहाई। लेकिन अब उस पर भी कॉल सामने आ गई कि मुतालबात नहीं माने जाते, मुज़ाकरात शुरू नहीं होते, तो फिर इतवार को सिविल नाफरमानी की कॉल दे दी जाएगी। बर्फ़ पिघलेगी या नहीं, वक्त उसके लिए बहुत कम है। कोर कमेटी जो तहरीक इंसाफ की है उसके बाद भी ये बयान सामने आया है कि असीरान की रिहाई और सानहा 9 मई पर जुडिशल कमीशन बनना चाहिए है। इस सारी गहमा गहमी में अमेरिका की जानिब से भी ये बात सामने आ गई है कि गुज़श्ता इलेक्शन पर जो सवालात उठ रहे हैं उसके जवाबात दिए जाने चाहिए। एक तरफ तो ये सारी हंगामा रही है, इस दौरान जहां ये कहा जा रहा है कि हुकूमत ऐसे इकदाम करेगी कि पाकिस्तान में आवाम की ज़िंदगी को आसान बनाया जाए। पंजाब असम्बली के अरकान के लिए भारी तनख्वाहों और मराहत का ऐलान कर दिया गया है और वो ऐसी हैं जब आप सुनेंगे तो शायद आपको यकीन नहीं आए। सब पर हम प्रोग्राम में बात करेंगे। कैसर अहमद शेख साहब वफाकी वज़ीर बराए बहरी अमूर है, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा है, कारोबारी शख्सियत है। हमारे साथ हैं डॉक्टर निसार जट, रुकन कौमी असम्बली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, और इस प्रोग्राम के दौरान ही जमीयत उलमा इस्लाम के सीनियर रहनुमा और मारूफ वकील सेनेटर कामरान मुर्तज़ा भी शामिल होंगे। उनसे भी हम उनकी राय लेंगे, लेकिन इससे पहले ज़रा अयाज सादिक साहब का बयान और फिर इरफान सिद्दीकी साहब की जानिब से एक बहुत ही दिलचस्प मौक़िफ़ सामने आने के साथ साथ फैसल चौधरी ने ऐलान किया है बानी पीटीआई का हवाला देके, वो देख लीजिए। स्पीकर का दफ्तर, स्पीकर का घर 24 घंटे खुला है। अगर अपोजिशन और गवर्नमेंट तशरीफ लाना चाहें और मुज़ाकरात की बात करना चाहें, मिल बैठ के तलखी ख़त्म करने की बात करना चाहें, जब तक मैं स्पीकर हूँ मैं इसमें इंशाअल्लाह कोई कमी नहीं आने दूंगा। और मेरे लिए काबिल एहतराम है मेरे मेंबरान, चाहे वो ट्रेजरी के हैं चाहे वो अपोजिशन के। बहुत बड़ी पेशकश है स्पीकर अयाज सादिक साहब की तरफ से, और तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमा अयाज सादिक साहब का एहतराम करते हुए भी नज़र आते हैं। लेकिन इरफान सिद्दीकी साहब मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा सेनेटर हैं, उन्होंने बड़ी एक दिलचस्प बात कही है कि मुज़ाकरात तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को हुकूमत से पहले किससे करने चाहिए। ज़रूरत हमसे मुज़ाकरात करने से पहले ये है कि वो खान साहब से मुज़ाकरात करें, उन्हें कायल करें कि अब क्या करना है। वरना होगा ये कि वो आएंगे, बातचीत करेंगे, मसालत भी हो जाएगी, हम उनकी बात मान जाएंगे, वो हमारी बात मान जाएंगे, लेकिन जब वो डाला जाएंगे तो कहेंगे तुम कौन हो भाई, मैं ये बात नहीं मानता। सो पहले वहाँ से एक वाज़े खरा दो टोक हतमी मैंडेट लेंगे। लेकिन बानी पीटीआई की जानिब से क्या मौक़िफ़ सामने आ रहा है वो तहरीक इंसाफ के वकील फैसल चौधरी ने बता दिया है। सिविल नाफरमानी की जो कॉल है वो इमरान खान साहब ने आज उसमें बात करते हुए कहा है कि संडे तक अगर हमारे दो जायज मुतालबात जो है हुकूमत अगर उनको तस्लीम नहीं करती या उन पर बात नहीं करती तो फिर हम संडे को ये जो है हमारी मूवमेंट शुरू हो जाएगी सिविल डिसोबीडियंस की। या तो हुकूमत हमारे साथ मुज़ाकरात करे या हमें कन्विंस कर ले कि वो इन दो मामलात के ऊपर मुज़ाकरात क्यों नहीं हो सकते, क्योंकि 9 मई 26 नवंबर के लिए जुडिशल कमीशन जो सियासी असीरान हैं उनको रहा करना ये जायज मुतालबात है। इस्लामाबाद में मौसम तो सर्द है लेकिन बयानात गर्मा गर्म है। कैसर अहमद शेख साहब, आप तो कारोबारी शख्सियत भी हैं, मुस्लिम लीग नून की तरफ से वफाकी वजीर भी हैं। अगर मुज़ाकरात का कोई रास्ता नज़र आ रहा है तो वो शुरू क्यों नहीं हो पा रहे मुज़ाकरात? कहते हैं पूरी दुनिया के सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा तो मुआशी इस्तेहकाम भी नहीं आएगा, तो फिर तो सरतोड़ कोशिशें होनी चाहिए सियासी इस्तेहकाम कायम करने के लिए, मुज़ाकरात शुरू होने चाहिए फ़ौरन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ये आपने ख़ुद ही तो अभी बयान सुनाया है स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक साहब का, इससे बड़ा और क्या बयान हो सकता है। हमारी तरफ से तो हमेशा जब हम अपोजिशन में थे तो कई बयानात आपके रिकॉर्ड में हैं। कौमी असम्बली में शहबाज शरीफ साहब
और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, ये कहते रहे कि हम आइए बैठ के चार्टर ऑफ इकानमी करें और मुज़ाकरात करें और आपस में मसाइल का हल निकालें। लेकिन पीटीआई कभी पिछले 10 साल में कभी एक बार भी मुज़ाकरात की टेबल पे बैठना उन्हें गवारा नहीं। वो किसी के साथ वो कहते हैं जो चोर डाकू हैं और हमने इनसे बैठना नहीं। कभी वो कहते हैं कि हमने तो इस्टेब्लिशमेंट से बातचीत करनी है, वो ताकतवर हैं। तो ये बहाने हैं, सिर्फ एक खामखा ये तो किसी के इशारे पे ये बात करते हैं। मुझे ये बताइए कि मैंने कई प्रोग्राम के हर प्रोग्राम में यही कहता हूँ, देखिए वर्ल्ड वार हुई सेकंड, उससे बड़ी जंग तो नहीं हो सकती ना, तारीख़ में दुनिया के नहीं है। तब भी मुज़ाकरात हुए ना, हल क्या निकला था मुज़ाकरात। हमने इंडिया के साथ जो इंडिया ने हमारे ऊपर किसके इशारे पे करते हैं, चूंकि एस्टेब्लिशमेंट तो साथ है नहीं उनके। मैं कुछ नहीं कह सकता, ये तो इनको पता ना। ये बताएं, हमारे साथ हमारे दोस्त बैठे हैं, ये मुल्क के मफाद की तो नहीं है। कभी सिविल नाफरमानी की बात कभी आपने किसी मुल्क में सुनी है? और मैंने तकरीर की 2 दिन पहले, मैंने ये कहा कि दुनिया के 55 मुल्कों में तकरीबन मैंने विज़िट किया है और एक्सटेंसिव विज़िट किया। मैंने किसी मुल्क में एंटी इस्टेब्लिशमेंट सियासत नहीं देखी। सियासत तो होती है मुख्तलिफ स्कूल ऑफ थाट की, मुख्तलिफ पॉलिसीज़ की, एक दूसरे के साथ इख्तलाफ होता है सियासतदानों का, और वही इलेक्शन होते हैं। अभी इलेक्शन हुए अमेरिका में, तो उसमें कहाँ उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट की बात खिलाफ़ की। इंडिया में इलेक्शन होते हैं, एक वाहिद पाकिस्तान मुल्क है, हमें कोई और समझ नहीं आती, बहाना हमारे पास नहीं है। हम आपस में बैठे हैं, कसूर है तो पॉलिटिशियंस का है, अगर इससे पहले भी हुआ है। हम बैठने के एक और हम मोरद इल्ज़ाम ठहराते हैं और कहते हैं जी हम उनके साथ बैठेंगे। अब दुनिया में ये भी कभी हुआ है? अब देखिए ना, उनके पास हम तो कोई उनसे इजाज़त लेके पॉलिटिक्स नहीं करते। मैंने अपनी ज़िंदगी में 32 साल हो गए मुझे इलेक्शन लड़ते, आज तक मुझे तो किसी ने हिदायत नहीं की कि ये करें वो करें। ये क्यों हमारे मुल्क में यही दस्तूर बना हुआ है कि वो हिदायत करते हैं? किसको हिदायत करते हैं? कोई सामने आए ना। अगर कोई मशवरा होता है, वो मशवरा तो होता है। अभी भी एज आ मिनिस्टर मैं बात जगह मशवरा करता हूँ, लेकिन हम बात अपनी मानते हैं, उनको कन्विंस करते हैं। अगर कोई मशवरा भी होता है, अपने सामने वाले कोई फरीक होता है तो उसको कन्विंस करते हैं। तो मुझे ये समझ नहीं आई कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट पॉलिटिक्स क्यों हमारे मुल्क में अपनी अफवाज के ख़िलाफ़, अपनी इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़, अपनी अदालतों के ख़िलाफ़ हम सियासत कर रहे हैं। इससे निकलना क्या है? बैठ जाएं, सिविल नाफरमानियों से क्या ये हमें धमकियां दे रहे हैं। ये तो अब कैसर साहब ने कह दिया कि भाई स्पीकर हमारे हैं, उन्होंने ऑफर दे दी, इससे बड़ी क्या बात हो सकती है। और अयाज सादिक साहब की तो आपकी जमात में भी बड़ी इज्जत व एहतराम है। असद कैसर साहब उनकी रिहाइशगाह भी गए थे, बेशक ताज़ियत के लिए गए थे, लेकिन एहतराम से नाम लिया उन्होंने। आपकी तकरीर बड़ी धुआंधार थी और भी काफ़ी शदीद तकरीरें की गई अली मोहम्मद खान साहब ने भी। लेकिन जब इतनी बड़ी पेशकश मुज़ाकरात के लिए मौजूद है तो फिर तहरीक इंसाफ को बैठना नहीं चाहिए मुज़ाकरात के लिए? जी बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद साहब आपका। जुनैद साहब, मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूं कि ये जब सानिया डी चौक हुआ और यहाँ पर जब खून बहा, उसके फ़ौरन बाद जो है हमारे कायद इमरान खान साहब ने जो है वो एक कमेटी तजवीज़ की और कहा कि जी आप डायलॉग को ओपन करें और आप गवर्नमेंट को, अगर गवर्नमेंट हमसे बैठना चाहती है तो गवर्नमेंट ज़रूर हमारे साथ बैठे। दीगर जमातें हैं, आप उनसे भी बातचीत करें और जो भी हो सकता है मुमकिन आपने सिस्टम को या डेमोक्रेसी को जो है डीरेल नहीं होने देना। और यकीनन हम एक डेमोक्रेटिक जमात हैं और हमने एक कमेटी तजवीज़ की और तजवीज़ करने के बाद हमने ये ओपन फोरम छोड़ दिया पूरे पाकिस्तान में। और ये मीडिया टॉक पे जो है अपना हमारे अपोजिशन लीडर उमर अयूब साहब ने अनाउंस किया कि जी हम सबसे बातचीत करने के लिए तैयार हैं। एक अच्छी उम्मीद, एक अच्छी होप नज़र आई। मीनवाइल इसी दरमियान इरफान सदीकी साहब और चौधरी तलाल साहब ये उठे और इन्होंने उठकर जो है वो धुआंधार तनकीद का निशाना बनाया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और ये कहा गया कि किस मुंह से ये लोग कहते हैं कि जी डायलॉग करने, ये करना, वो करना। उसके बाद फिर माहौल जो है वो पूरे पाकिस्तान में ख़राब होता हुआ नज़र आया और यकीनन हमने भी इस चीज़ को महसूस किया कि जब एक मुस्बत कदम बढ़ाने की कोशिश की गई है तो गवर्नमेंट को तो चाहिए कि अपने फ्यूचर को देखते हुए इसे फौरी तौर पे एक्सेप्ट करे, लेकिन हमें गवर्नमेंट की जानिब से कोई मुनासिब रवैया जो है वो नज़र नहीं आया। हमने फिर भी उसको कोशिश किया कि इसे आप कंटिन्यू करें। मैं समझता हूँ कि स्पीकर अयाज सादिक साहब ने जो आज उन्होंने टॉक की है,
मैं आई रियली अप्रिशिएट, और यकीनन गवर्नमेंट हो या अपोजिशन हो, हम सब के सब अयाज सादिक साहब पर एक हमारा बड़ा अच्छा एक रिलेशन है, हम उनके ऊपर एतमाद का इजहार करते हैं। और उन्होंने ये जो ऑफ़र दी है, मेरा ख्याल है कि अपोजिशन से ज़्यादा ये अच्छा और गोल्डन चांस गवर्नमेंट के लिए है, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो अपनी इन मुश्किलात में अगर वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं डेवलप कर सकती, नहीं अगर वो रियलाइज़ कर सकती, तो यकीनन इनके लिए मुश्किलात का सामना है। और हम भी समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये समझती है कि हमें पाकिस्तान में डेमोक्रेटिक सिस्टम को किसी भी सूरत डीरेल नहीं होने देना। हम इंशाअल्लाह ताला इस उम्मीद के साथ कि अयाज सादिक साहब ने जो एक अपॉर्चुनिटी दोनों साइडों को जो दी है, मेरा ख्याल है कि गवर्नमेंट और अपोजिशन दोनों इसे अवेल करें और पूरे पाकिस्तान का जो इस वक्त आपका हाई टेम्परेचर है उसको बैलेंस करे, और बैलेंस करके जो है वो एक स्टेबिलिटी लाए। डेफिनेटली देखें, अपोजिशन में बैठे हैं, हमारे अपने मौक़िफ़ हैं, हम जिस भी फोरम पे बैठेंगे, हम जिस भी फोरम पे बैठेंगे, हम 9 मई की जुडिशल इंक्वायरी की डिमांड करेंगे, हम 26 तारीख की जुडिशल कमीशन की डिमांड करेंगे, हम उसके अलावा जो हमारे 10 अरकान असम्बली जिनको रात की तारीखी में इस ईवान बाला से अगवा किया गया था, हम उसके ऊपर भी इस ईवान में बहुत ज़बरदस्त बहस हुई थी और सब ने कहा था कि एक कमीशन बनाएं और इसकी इंक्वायरी करें। हमारी जो डिमांड्स हैं, बात आगे बढ़ सकती है, हमारी डिमांड्स मौजूद हैं और गवर्नमेंट को इन डिमांड्स को रियलाइज़ करना होगा। देखें, 9 मई जो है, मैं अगर आपके सामने बैठा हूँ, शेख साहब हमारे भाई हैं, बड़े मोहतरम हैं मेरे लिए, हम एक इलाके से हैं, ये क्या मुझे कह सकते हैं कि मैं दहशतगर्द हूँ? तो मेरा ख्याल है कि हमें इस चीज़ को भी रियलाइज़ करते हुए 9 मई की एक ट्रांसपेरेंट इंक्वायरी होनी चाहिए। 1.5 साल का अरसा से ज़ायद हो गया है। आपकी 9 मई की अभी तक आपकी 9 मई के हवाले से प्रोसिक्यूशन जो है वो कोई भी आपको एविडेंस देने में नाकाम जा चुकी है। तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत की मुश्किलात का जिक्र किया है, वहाँ उसको ज़रा जमीयत उलमा इस्लाम फिर एक मुश्किल का सामना है और उसका हल वाज़े तौर पर नज़र नहीं आ रहा। सीनियर रहनुमा JUI मारूफ वकील सेनेटर कामरान मुर्तज़ा हमारे साथ शामिल है प्रोग्राम में। कामरान मुर्तज़ा साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। 26वीं आईनी तरमीम के मौके पर बड़ा रश लगा रहा मौलाना फजलुर रहमान की रिहाइशगाह पर, आप भी बहुत मसरूफ़ रहे, वो वैसा ही माहौल तो नहीं बनने वाला दीनी मदारिस के बिल के मामले पर, या कुछ हल मौजूद है आप लोगों के सामने अभी तक? गवर्नमेंट के पास इसका प्रेसिडेंट भी मौजूद है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में इसी तरह से सदर साहब ने जो है 10 दिन के अंदर कोई एतराज़ नहीं लगाया था, और जब एतराज़ नहीं लगा तो वो इन्होंने खुद कहा कि जी सदर ने दस्तखत नहीं किए, मगर किए या नहीं किए जनाब ये एक्ट बन गया और वो फिर नोटिफाई हो गया। तो अगर आप खुद एक प्रेसिडेंट बनाते हैं तो फिर उसके बाद जब आपका दिल करता है वो प्रेसिडेंट ठीक होता है, जब आपका दिल नहीं करता वो प्रेसिडेंट ठीक नहीं रहता, तो ये गैर मुनासिब बात है। जी कामरान मुर्तज़ा साहब, आपने अपना मौक़िफ़ दिया, लेकिन जिस तरह 26वीं आईनी तरमीम के मौके पे भी बड़ा तनाव था, लेकिन फिर मुज़ाकरात की बात की गई, मौलाना साहब की रिहाइशगाह पर मुलाकातें हुई और तवील मुज़ाकरात के बाद किसी नतीजे पर पहुँचे। ऐसे ही आप बहैसियत सेनेटर ये तजवीज़ देंगे कि तहरीक इंसाफ और हुकूमत को भी मुज़ाकरात करने चाहिए, बैठ कर बात करनी चाहिए, चूँकि 1 बरस हो गया है, कोई ना कोई वाक़या हो जाता है, आँख मचोली का खेल जारी रहता है, जिससे मुल्क में जो सियासी तनाव है वो ख़त्म नहीं हो पाता। जब तक बैठेंगे नहीं मसले का हल नहीं निकलेगा, और बैठना भी जो है वो आपस में पड़ेगा, पॉलिटिशियन को बैठना पड़ेगा, पॉलिटिकल पार्टीज को बैठना पड़ेगा। अगर ये कहें कि हम फलां से बात करेंगे और फलां से बात नहीं करेंगे तो वो गलत हो जाएगा। आपको कोई अच्छा लगे या बुरा लगे, अगर मुझे PTI अच्छी लगे या बुरी लगे, मगर PTI के पास एक मैंडेट मौजूद है। नून लीग आपको अच्छी लगे या बुरी लगे, उनके पास वो हुकूमत में है, वो एक पॉलिटिकल पार्टी है, उसका भी अपना एक मैंडेट है। तो जब तक आपस में नहीं बैठेंगे, मिल के बात नहीं करेंगे, कोई ऐसा रास्ता नहीं निकालेंगे, उस वक्त तक मामला हल नहीं होंगे। इसी तरह से गरीब बेचारा जो है वो मरता रहेगा और उसके बाद उसका कोई पूछने वाला भी नहीं होगा। कामरान मुर्तज़ा साहब, जो JUI की मार्च की कॉल थी मदारिस बिल के तनाजुर में, वो अभी मुलतवी है, यानी इस वक्त तक अब ये हम समझे कि हुकूमत और JUI के दरमियान बातचीत होगी, कोई मार्च वगैरह नहीं हो रहा फिलहाल?
फिल वक्त मार्च का कोई कॉल नहीं थी, ना है इस वक्त। कल MKM का वफद आया था और उसके साथ तालीम के वजीर भी थे और वो भी हमारा मौक़िफ़ जो है वो सुन के गए हैं और ये क्या कि मौलाना की मौक़िफ़ में दलील है, तो दूसरा मौक़िफ़ भी उन्होंने ले लिया। तो मेरा ख्याल है कि इसका मसले का हल निकालना कोई इतना बड़ा मुश्किल काम नहीं है। अगर हुकूमत चाहे, अगर हुकूमत ने मसाइल पैदा नहीं करने तो फिर तो बहुत आसान है, इसको हल निकाला जा सकता है। और अगर मसाइल पैदा करने हैं वहाँ PTI से या हमसे, तो फिर हल नहीं निकलेगा, फिर हुकूमत की मुश्किलात में इजाफा होता जाएगा। कामरान मुर्तज़ा साहब, शुक्रिया कैपिटल टॉक में बात करने के लिए। कैसे हुकूमत की तरफ ही इशारा हो रहा है, वो कामरान मुर्तज़ा साहब भी यही कह रहे हैं और निसार जट साहब का मौक़िफ़ तो आपने सुन ही लिया। जी मैं दोनों मेरे साथी हैं और बात ये कि हम सब इस वक्त मुज़ाकरात चाहते हैं। इसमें हकीकत है, देखिए ना, कामरान मुर्तज़ा साहब ने ही कहा कि अगर अब हमारे मुल्क में गुरबत की बात की उन्होंने, तो 10 करोड़ लोग जो दुनिया के आए, पूरी दुनिया में 100 करोड़ लोग गुरबत की लकीर के नीचे हैं। उसमें से 10 करोड़, दुनिया का 10% हमारे पाकिस्तान में गुरबत की लकीर के नीचे हैं। हालांकि पाकिस्तान की आबादी 8 अरब में से 800 करोड़ में से सिर्फ 24 करोड़ है, 3% है। 3% आबादी में से 10% गुरबत की लकीर के नीचे लोग हैं। इसी तरह हमारे बच्चे तालीम नहीं पा रहे। आगे जनरेशनें जब तालीम नहीं होगी तो अगले 20-25 साल भी क्या होगा, 15 साल क्या होगा। तो वो हमारे बच्चे 2 करोड़ 60 लाख बच्चा स्कूल नहीं जा रहा। दुनिया में 25 करोड़ टोटल है, उसका 10-11% दुनिया के टोटल आबादी का 11% बच्चों की आबादी है, हमारे बच्चे स्कूल नहीं जा रहे। हमें सबको मिल के इन मसाइल का हल निकालना है। हमारे झगड़े बहुत हो गए, बहुत कर लिए, और ये कामरान मुर्तज़ा साहब ने बड़ी सही बात की, हमने आपस में ही हल निकालना है। पॉलिटिशियंस ने, हम अगर कहेंगे कि किसी के साथ बैठना है, किसी के साथ नहीं, हम हर सूरत में हमने बैठना है। और हम एक ही मुल्क के लोग हैं, मेरे साथी हैं, जैसे डॉक्टर निसार साहब ने कहा, मेरे साथ वाला हमारा एक इलाका साथ है, और हम एक दूसरे को दिन रात जब बाहर मिलते हैं असम्बली के तो हमारी दोस्ती और तल्लक होता है। वहाँ हम लोगों से तो ये कह के आते हैं कि हम आपके मसाइल का हल निकालेंगे, हम कोई लेबर में आपका या दूसरे एम्प्लॉयमेंट देंगे आपको, और तालीम बेहतर करेंगे, हम डेवलपमेंट करेंगे। यहाँ वो जिक्र ही नहीं करते। हमें हर सूरत में, और हम तो कहते रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग, कोई भी किसी पार्टी का भी अगर लीडर ये इस वक्त मुज़ाकरात को टालना चाहे और हटाना चाहे तो पाकिस्तान की कोई वो फेवर नहीं करेगा। पाकिस्तान तो इसी तरह ही आगे बढ़ेगा। हमें बैठेंगे, हल निकल आएगा। मैं आपको यकीन, हम सब एक आपस में भाई हैं और तल्लक है, हमारा एक ही मुल्क के लोग हैं। इख्तलाफ जरूर होता है, होना भी चाहिए, पाकिस्तान को आगे बढ़ना है। पाकिस्तान को आगे बढ़ना। एक खबर ऐसी आई है इस दौरान पंजाब से, जहां पर ऐसी इमारत का ऐलान किया गया है जो कि मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शहबाज शरीफ जो कि वज़ीर आज़म भी, उनके इस दावे की नफ़ी करती है खबर कि वो मुल्क में इस्लाहात चाहते हैं, वो अखराजात कम करना चाहते हैं, वो मुल्की ख़जाने पर बोझ कम करना चाहते हैं ताकि आवाम की तरक्की पर तवज्जो दी जा सके। वो पंजाब असम्बली की मरात से मुताल्लिक़ खबर है और काफ़ी हैरान कुन उसकी तफसील है। क्या असरात इसके होंगे और कैसे हुकूमत इस नतीजे पे पहुंची कि वो इस तरह की मरात अरकान असम्बली और पंजाब असम्बली के अफराद को देने की मुतामिल हो सकती है। ब्रेक के बाद इसी पर सवाल करेंगे। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में एक बार फिर खुशामदीद। अवाम ये मुतालबा करते नजर आते हैं कि महंगाई कब कम होगी, बिजली की कीमतें कब कम होंगी, पेट्रोल कब सस्ता होगा, गैस कब फरवानी से मिलेगी। ऐसे में हुकूमत जिससे आवाम उम्मीदें लगाए बैठी है कि वो आवाम की फलाह व बहबूद की फ़िक्र में कुछ इक़दामात करेगी। अरकान पंजाब असम्बली की तनख्वाहों में होशरुबा इजाफा कर दिया गया है और इसी पर हम अपने मेहमानों से भी बात करेंगे, लेकिन पहले ज़रा आपको उसकी बहुत ही हैरान कुन तफसील दिखा देते हैं। MPA की तनख्वाह 76,000 रुपये थी, इजाफा करके उसको 4 लाख रुपए कर दिया गया है। वज़ीर की तनख्वाह, पंजाब की बात हो रही है जी, 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 9,60,000 रुपये कर दी गई। ये एक ही फैसले में सब कुछ हुआ है। स्पीकर की तनख्वाह 1,25,000 से बढ़ाकर 9,50,000 रुपये कर दी गई है। फिर आप देखें कि डिप्टी स्पीकर की तनख्वाह 1,20,000 से बढ़ाकर 7,75,000 रुपये कर दी गई है। पार्लिमानी सेक्रेटरी की तनख्वाह 83,000 से बढ़ाकर 4,51,000 रुपये कर दी गई है। मुशीर वज़ीर आला की तनख्वाह 1 लाख से बढ़ाकर 6 लाख
65,000 रुपये कर दी गई है। मावन खुसूसी वज़ीर आला की तनख्वाह 1 लाख रुपये से बढ़ाकर 6,65,000 रुपये कर दी गई है। कई गुना इजाफा हुआ है। इसके अलावा ये खबर भी है कि स्पीकर पंजाब असम्बली के लिए करोड़ों रुपए की गाड़ियां और डिप्टी स्पीकर के लिए भी करोड़ों रुपए की नई गाड़ियां खरीदने की भी मंजूरी दे दी गई है। ऐसे में जिस वक्त मुल्क एक माशी बहरान से निमटता हुआ ये इस उम्मीद के साथ थोड़ा आगे बढ़ा है कि कुछ बेहतरी होनी है, लेकिन आवाम तक उसके कितने असरात पहुँचने थे इसका अभी अंदाज़ा होना था। उससे पहले ही पंजाब असम्बली के अरकान के लिए इन मराद का ऐलान कर दिया गया है। कैसर शेख साहब, आपसे भी बात करेंगे, लेकिन आपका मौक़िफ़ लेने से पहले डॉक्टर निसार जट से हम मौक़िफ़ लेना चाहेंगे कि निसार जट साहब, ये तहरीक इंसाफ को असल में तो कोई तहरीक इसलिए शुरू करनी चाहिए ऐसे हुकूमत के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ नहीं? देखें, मैं इस बात को इस तरह लूँगा कि जो मौजूदा हमारी तनख्वाह है वो आप यकीन करें कि मेरा नहीं ख्याल कि वो मैं मतलब बताना ज़रूरी नहीं समझता, वो बिल्कुल नाकाफ़ी है। उससे आप नहीं सरवाइव कर सकते। और लेकिन जो मुल्क के हालात हैं, जो इस वक्त जो पाकिस्तान के इकॉनमी का जो हशर नशर हुआ है, आपका डॉलर जो है वो उसकी वेरिएशन जो है वो आप देख लें, और महंगाई का जो बोझ है वो तो आपका पैसा जो है, रुपया जो है वो डी वैल्यू होकर रह गया है। तो मेरा ख्याल है कि अगर हुकूमत ने एमपीज़ की तनख्वाह को बढ़ाना ही है तो मेरा ख्याल है कि अगर वो समझती है कि उनका बजट उनको अलाउ करता है तो ठीक है, उन्होंने अच्छा किया। लेकिन क्या हुकूमत ने कभी ये सोचा कि हम एक टीचर को क्या दे रहे हैं? हुकूमत ने कभी ये सोचा कि हम डॉक्टर को क्या दे रहे हैं? हुकूमत ने कभी सोचा कि हम इंजीनियर को क्या दे रहे हैं? जो रोज़मर्रा का जो हमारा लेबर है हम उसको क्या दे रहे हैं? हमारा कितना लेबर जो है वो सोशल सिक्योरिटी में आता है? इंडस्ट्रियलिस्ट जो है वो तबाही के दाने पे पहुंच गया है। तो आपका कंट्रोल महंगाई पे बिल्कुल नहीं है। आप हमेशा कहते हैं कि जी हम सिंगल डिजिट में लेकर आ गए, लेकिन ये सिर्फ किताबी बातें हैं। आप ज़रा मार्केट में जाकर एक आम रोज़मर्रा की चीज़ों को जो है इस्तेमाल, या बिजली के जो बिल हैं आपके, या सुई गैस के जो बिल हैं, यूटिलिटीज़ के जो आपके बिल हैं, कभी आप उनके ऊपर आएँ तो आपका हमक्का निकल जाता है कि इंसान की तबाही हो जाती है। साहब, इस पे भी तो तहरीक इंसाफ को एहतजाज करना चाहिए कि मुल्की ख़जाने पे तो बोझ ना डालें। जी, मेरा ख्याल है कि इस पे एहतजाज ही एहतजाज है। हम तो समझते हैं कि मेरा ख्याल है कि ये तो बड़ी फ़राग दिली बादशाहत वाला माहौल हुआ है और पंजाब ने तो बड़ा कमाल करके दिखा दिया है। ये ज़रूर मैं देख रहा था कि फैसलाबाद की जो नहर है ना, उसमें अब दूध आना शुरू हो गया है। वो जो स्कूल के बच्चों को पिलाना था वो मुझे किसी सरकारी स्कूल में तो नज़र नहीं आया। शायद वो नहरों के ज़रिए आना शुरू हो गया है और शाहाना अखराजात जो हैं वो बढ़ गए हैं। और क्या कर सकते हैं इसके ऊपर, लेकिन ये ज़रूर सोचें। देखें, मैं फिर इस बात को कोट ज़रूर करूँगा। देखें, मैं इस बात को ज़रूर कोट करूँगा, जो मौजूदा तनख्वाह है उसमें तो आपके ना एमपी का गुजारा है ना एमएनए का गुजारा। ये तो एक जेन्युइन फैक्ट फिगर मौजूद है। जो महंगाई का जो आलम है हम अफोर्ड नहीं कर पा रहे। देखें, ज़रूरी नहीं कि सब के सब सरमाएदार हैं। इस ईवान बाला में हम जैसे भी बैठे हुए हैं जो हैंड टू माउथ हैं, और अगर यही दबाव का शिकार रहे तो कौन किस तरह फिर आप समझते हैं कि आप अपना इस प्रोफेशन को कंटिन्यू कर सकेंगे? तो ठीक है, अखराजात एमएनएस और एमपीज़ के जो है वो उनको हुकूमत को अकोमोडेट करना चाहिए, लेकिन हुकूमत को उस वक़्त करना चाहिए जिनके लिए हम यहाँ पर आए हैं, पहले उनको अकोमोडेट कर लें, उनको फैसिलिटेट कर लें। बेहतर होता कि हमारे रोज़मर्रा के तबके के जो लोग हैं, जो लोग हैं वो ये कहते हैं कि जी ठीक है, हमारे हाथ में अच्छा है। यही तो गिला है ना निसार जट साहब, आवाम के लिए नहीं कुछ हो सका। कैसे शेख साहब, शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि किफ़ायत शारी करेंगे, हुकूमत अखराजात कम करेगी, तो आवाम को तो कोई रिलीफ मिला नहीं है। पेट्रोल तो 250 से 100 रुपये नहीं हुआ अभी, बिजली और गैस तो सस्ती नहीं हुई मुल्क में, उसके बावजूद इतनी बड़ी मराहत पंजाब में दे दी गई। 1 लाख से तनख्वाह 9 लाख। देखिए, ये जो पंजाब में तनख्वाह इतनी ज़्यादा बढ़ाई गई है, मैं इसकी फेवर में नहीं हूँ, लेकिन रीज़नेबल जो भी इन्फ्लेशन है वो उसके साथ इंडेक्स के तहत तनख्वाह बढ़ानी चाहिए।
लेकिन मैं आपसे भी ये गुजारिश करूँगा कि आप कोई आवाम को वो बातें भी बताएं। मसलन हम फेडरल गवर्नमेंट में कल ये डिस्कस हो रहा था, हमारी काबीना की मीटिंग थी तो डिस्कस हुआ, और हमारे यहाँ कोई वज़ीर भी यानी 95% मिनिस्टर 1 रुपया भी तनख्वाह नहीं ले रहे, 1 रुपया तनख्वाह नहीं ले रहे। और हम अपने घर के बिजली के बिल और गैस के बिल भी खुद अपनी जेब से तनख्वाह भी नहीं ले रहे और अपनी जेब से कर रहे हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई हम कमाल कर रहे हैं, हम जो अफोर्ड करते हैं वो उन्होंने कुर्बानी दी है, लेकिन मैं आपसे ये इल्तमास करूँगा जहाँ आप ये बात कर रहे हैं कोई जहाँ बेहतर, और प्राइम मिनिस्टर साहब ने कल जब ये डिस्कस हो रहा था तो उन्होंने कहा इसको रहने दें और आगे चलें, आगे टॉपिक करें, तो उन्होंने नहीं एक्सेप्ट की, क्योंकि फेडरल भी हम कोई तनख्वाहें बढ़ाने के बारे में सोचें। ये बात हो रही थी कि यहाँ नेशनल असम्बली के मेंबरान की भी और तनख्वाहें बढ़ाई जाएँ, तो बात ये है कि, और लेकिन जो आपने कहा आवाम के लिए बहुत सी इसमें बेहतरी हो रही है। यानी देखिए पूरा जो हमारा डेवलपमेंट प्रोग्राम था वो भी हमने कर्टेल इसलिए किया है कि हम अपने बजट का डेफिसिट कम कर सकें। इस हमारा कोई 700-800 अरब रुपए का डेवलपमेंट प्रोग्राम था साल का, 5 महीने में 100 अरब रुपए भी खर्च नहीं हुआ। उसमें बात तो ज़रूरी है, होने चाहिए, लेकिन हम हर तरह से कोशिश कर रहे हैं कि बजट में, लेकिन और रेवेन्यू हमारा देखिए ना, एक्सपोर्ट हमारी कैसे शेख साहब, लेकिन एक आपने बात की है विफाक में, तो मसला ये है कि बाज़ दफ़ा तो विफाकी वज़रा को तो मरात हासिल हैं, रिहाइश गाह, गाड़ियाँ, सब सहूलतें हैं, लेकिन फिर भी कोरम का मसला हो रहा है। आप खुद भी विफाकी वज़ीर हैं, अब मसला यहाँ तक शक्ल इख्तियार कर गया था कि वज़ीर आज़म को भी ख़त लिखना पड़ा वज़रा को कि वो असम्बली में अपनी हाज़िरी यकीनी बनाएं, सवालात का जवाब दें। तो ये 2-3 दफ़ा ये हालिया दिनों में मसला हो चुका है, क्यों नहीं आते वज़रा इजलास में शिरकत? वज़रा को आना चाहिए। हम सब कल भी वज़ीर आज़म साहब ने काबीना के इजलास में भी कहा है, और आज वज़रा आए हुए थे, काफ़ी वज़ीर आए हुए थे, और ज़्यादा अटेंडेंस करनी चाहिए। मैं आपसे एग्री करता हूँ, बाज़ जगह वो अपने कोई सरकारी मामलात में, बिज़नेस में बिज़ी होते हैं, लेकिन उसके बावजूद एटलीस्ट जिसका क्वेश्चन है वो लाजमी उनको आना चाहिए। मैं बिल्कुल मुतफ़िक हूँ आपसे, लेकिन जो एफ़र्ट कर रहे हैं उसको भी ज़रा थोड़ा सराहना चाहिए, मीडिया को भी, कि और जो आप देख रहे हैं कि महंगाई जो है वो 5% पे आ गई है 38% से, ये बहुत बड़ा काम है ना। उसके बाद कल 2% और रेट घटा है, पॉलिसी रेट, इंटरेस्ट रेट जिस पे होता है, और 22% से वो 13% पे आ गया। अब अंदाज़ा कीजिए कि रेमिटेंस हमारी बढ़ रही है, लोगों को कॉन्फिडेंस है ना, बाहर जो मुल्क पाकिस्तानी रहते हैं, 33% पिछले 5 महीनों में रेमिटेंस बढ़ी है, और डॉलर हमारा बड़ा मजबूत है। 3-4 महीने से ना प्रोग्राम में ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद एक सवाल जो कि मुल्क में इंटरनेट की बंदिश है, उस पर पीपल्स पार्टी ने बड़ी सख्त तनकीद की है। तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ क्या है, पूछेंगे एक ब्रेक के बाद। मौलाना फजलुर रहमान ने गुज़श्ता रोज़ ये बात कही कि जब भी अमरीका की जानिब से कोई बयान आता है बानी चेयरमैन से मुतालिक, तो उसी को हुकूमत मदाखलत क्यों करार देती है, दीगर मामलात में क्यों मदाखलत का मसला नहीं उठाया जाता। तो अब अमरीका की जानिब से इलेक्शन पर जो सवालात उठे गए थे सहाफ़ियों के सवाल पूछने पर, उस पर भी बयान सामने आ चुका है। लेकिन उससे बड़ा मसला पाकिस्तान में जिसको पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने भी उठाया है, वो इंटरनेट की सुस्त रफ्तार, मुख्तलिफ ऐप्स की बंदिश है। उस पर कादिर पटेल साहब ने क्या कहा, देखिए। इतना सत्यानाश इंटरनेट का क्यों मार दिया गया है इस मुल्क में? आप एक्स उठा लें, आप वाई उठा लें, आप जेड उठा लें, यहाँ वॉइस नोट नहीं खुलते, तस्वीरें नहीं खुलती। ये कौन सी फायरवॉल आप लगा रहे हैं जो लगते नहीं लग रही अब तक आपके पास? खुदा के वास्ते, जिन लोगों के कारोबार इससे मुंसलिक हैं उनको अरबों का नुकसान हो रहा है, स्टूडेंट्स की पढ़ाई मुतासिर हो रही है। इतनी बदहाली मैंने किसी वजारत की कभी जिंदगी में नहीं देखी। उन्होंने कहा ना एक्स चल रहा है, ना वाई, ना जेड। डॉक्टर निसार जट साहब, लोग ये भी कहते हैं कि तहरीक इंसाफ से मुकाबला करने की वजह से हुकूमत को ये पाबंदियाँ लगानी पड़ रही हैं। जी, मेरा ख्याल है कि इसमें दो राय की कोई बात ही नहीं है। हुकूमत ने जो है, आप आम इंसान, एक स्टूडेंट, बिजनेसमैन, आपका ये जो डिलीवरी बॉय होते हैं वो उनका नेट होता है, आपका टोटल पेमेंट जो है वो आपने यहाँ जहाँ यूज़ करना था वो नेट से रिलेटेड होता है। तो आपकी इतनी एडवांस उसमें दुनिया में जाके पाकिस्तान का ये हाल है, इसमें कादिर पटेल साहब ने जो बात कही है, मेरा ख्याल है कि इससे ज़्यादा हालात बुरे हैं कि आपने पाकिस्तान की मैशियत को बहुत बड़ा नुकसान पहुँचाया है। मेरी समझ में नहीं आता, जिसके हाथ में टेलीफोन है
वो आज़ाद है, वो अपनी राय दे सकता है। अब उसको आप किस तरह मुंसलिक कर सकते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ? तो मेरा ख्याल है कि जितना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फेस किया है, हमें रोकने के लिए पूरे पाकिस्तान को नुकसान दिया, हमें रोकने के लिए 9 मई का वाक़या उसको पोलिटिसाइज किया गया, हमें नुकसान हुआ। भाईजान कह रहे थे ना कि लोगों के मसाइल का हल हमें यहाँ ढूंढना चाहिए, लोगों के मसाइल का हल का मैं तो जवाब ले लेते हैं कैसे शेख सर, एक मिनट आप मुझे देंगे, 1 मिनट देंगे। लोगों का मसाइल जो है ना, वो लोगों का मसाइल वोट के तहफ़्फ़ुज़ के साथ है। ये असेंबली की बुनियाद ही फॉर्म 47 है, तो फिर आप कैसे लोगों के मसाइल हल कर सकते हैं? कैसे साहब, ना सिर्फ कारोबार मुतासिर हो रहे हैं, लोगों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी मुतासिर हो रही है। इंटरनेट नहीं चल रहा, मुख्तलिफ एप्लीकेशंस नहीं चल रही, दुनिया 5G में पहुंच गई है, पाकिस्तान में 4G को नहीं चलने दिया जा रहा। हुकूमत में कोई आवाज़ नहीं उठाने वाला कि ऐसी पाबंदियाँ ख़त्म की जाए? आज थ्रेडबेयर डिस्कस हुआ है कौमी असम्बली में, और हमारी मिनिस्टर शीदा ख्वाजा साहबा ने तफसील से कहा है। उन्होंने कहा कि ओवरऑल बिज़नेस बढ़ा है और हमारी एक्सपोर्ट में भी इजाफा हो रहा है। जो ये ठीक है कि प्रॉब्लम है, मैं कोई इस पर कोई डिनाई नहीं करता, उसमें बिज़नेस में नुकसान होता है और हमें उसको और बेहतर करना है। और कहते हैं उन्होंने यकीन दिलाया कि अगले 2-3 महीने में ये बहुत बेहतरी आपको नज़र आएगी। वो ओवरऑल ये जो फेक न्यूज़ है ना, ये इसका भी सद्देबाब करना है और तदारक करना है, क्योंकि इससे बहुत नुकसान। आप देख रहे हैं कि क्या हुआ है सेंट्रल ये मिडल ईस्ट में क्या हो रहा है, सीरिया में क्या हुआ है, दूसरे ममालिक में क्या, इराक़ में क्या हुआ, ये सारे आजकल कंट्रोल किया जा रहा है यही मीडिया से। और आपके मुल्क में जो कुछ है आपने देखना है कि दहशतगर्द जो है वो दंदनाते फिरते हैं, तो उनको भी तो उससे बेनिफिट मिल रहा है ना, तो वो सारा तदारक करना है। आपका बहुत शुक्रिया डॉक्टर निसार जट, आपका भी शुक्रिया। प्रोग्राम क्या पे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।